अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। आज तो हमारा वी हैव ओनली अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये जो आसिफ साहब ने पिछली दफ़ा एक राय दी थी, मुझे अच्छी लगी, और उसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि ये सेशन बस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पे ख़त्म हो जाए, कि अगर कोई सवाल ना हो इंशाल्लाह। अभी एक सवाल वैसे आसिफ ने ही पोस्ट कर दिया है ऑन द चैट। द क्वेश्चन इज, वी हैव फोर ग्रिड सेल्स: ऑब्जर्विंग, आस्किंग, टेलिंग एंड generating. While observing may not always be desirable, the other grid cells, asking, telling, and generating, can be appropriate depending on one's role in a given context. For instance, in roles like senior management or teaching, especially to young students, I should focus on advocating more while also considering the perspectives and inquiries of juniors or students. So, if I'm a senior manager, I should focus on advocating more, but also consider their perspective. However, while interacting with peers or in relationships of a similar nature, the generating approach would be more suitable. The point is that in roles such as senior management or teaching, conversations often need to be conclusive. One cannot keep those discussions open ended for too long. Therefore, more advocacy is typically required. Is it correct interpretation of the application of advocacy and inquiry? ये क्वेश्चन है। राइट। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो ये होगी कि हमारे टॉपिक के लिहाज से अगर देखा जाए कि जो आसिफ साहब ने ये सारी बात की है, आप लोग इस सारी पूरी बात पे गौर करके देखें एंड देन सी कि इसमें लिखने वाले के कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल्स हैं। यानी मिसाल के तौर पर सीनियर मैनेजमेंट के हवाले से और टीचिंग के हवाले से कुछ मेंटल मॉडल्स हैं। वो मेंटल मॉडल्स क्या ठीक लग रहे हैं आपको? क्या लर्निंग की एक थ्योरी के बारे में मेंटल मॉडल है? मिसाल के तौर पर जब वो टीचर की एस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनकी ख़ास तौर पे यंगर स्टूडेंट्स के बारे में जो थ्योरी है कि हाउ पीपल लर्न, उसके बारे में भी कुछ मेंटल मॉडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे ही आपके सामने ये बात आती है ना, तो असल में कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व हो गई हैं। वो अजम्पशंस हैं जो बड़ी डिसाइसिव हो सकती हैं। ये है जो समझने की चीज़ है। आपकी जो बात है इसका इट्स नॉट अ सिंपल आंसर कि ये ठीक होगा या गलत होगा। देयर कैन बी सिचुएशंस, देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड बी हैंडल्ड क्विकली और उनको ठीक रखा जाए। लेकिन आपके पेश नज़र मिसाल के तौर पर अपनी इस लर्निंग थ्योरी के बारे में जैसे ही पैदा हो गया सवाल कि ये मुझे सिखाना है इस वक्त, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट है चाहे वो टीचर है, तो फिर वो इस अप्रोच को इख्तियार करेगा। ये असल में टेस्ट इन चीज़ों को करना चाहिए। ये देखें, ये है जो बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ही मैं आपको इसका जवाब जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि क्या ये ठीक है, उस तरह देने की कोशिश करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ों में ठीक हो सकता है, इट कैन बी करेक्ट, और कुछ सिचुएशंस में ठीक हो सकता है। लेकिन लोगों के साथ जैसे ही आप कैटेगराइज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जनरलाइज कर रहे हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट है चाहे वो टीचर्स हैं। तो उधर वी शुड टेस्ट आवर assumptions, इसको सामने लाना चाहिए। और यही है असल में, जब हम इस तरफ से अप्रोच करेंगे ना, तो ये है असल में इंक्वायरी एंड एडवोकेसी। यानी मिसाल के तौर पर इसको जब हम वी विल टेक देम दैट अप, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इंशाल्लाह ये एक बीच में सेशन और होगा। उसके बाद से फिर हमने बेसिकली प्रैक्टिस पे बात करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये है दैट हाउ डू वी गो अबाउट इट। तो उसमें हम इसको, ये जो आपका सवाल है, ये जो आपने सारा लिखा है, अगर आप इसको कॉपी करके रख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक दिस अ केस इन पॉइंट, और इसको हम उस मॉडल के ऊपर, यानी द आइडियल इज टू स्टे इन ग्रेड 4 जनरली। जाहिर है कि सिचुएशनल एक्सेप्शंस हो सकती हैं, उसमें रहते हुए हम इसको अगर टैकल करें तो क्या करेंगे? दैट शुड बी एन इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट।
तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको, इस तरह की चीज़ों को जो आपके जहन में आती हैं, जिधर आपके ख्याल में यू आर अ प्रोपोनेंट ऑफ समथिंग या आपकी एक राय है, तो उस राय को लिख लें और उसको ले आएं, और फिर यहाँ पर हम डिस्कशंस, केस स्टडीज़ करके और रोल मॉडल करके, रोल प्ले करके हम उसको अंडर डिस्कशन ले आएं, ताकि वो हम जो सीखेंगे स्किल उसको प्रैक्टिस में भी लेके आएं. दैट शुड बी अ गुड आइडिया जी. So the जी answer to your question, if I may, I'm holding it back for some time. वैसे तो मैंने कुछ हद तक दे दी है, but still I would rather not go in further details about that. राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए. मैं ये पूछना चाह रही थी कि when two people start a conversation, uh, do you start, is it better to start with the inquiry or with advocacy? This would really Or if you depend. find you start with advocacy and and the reply is not coming, a suitable reply is not coming, then should you just change to inquiry, or is it better to do inquiry before you start giving your own point of view, which you Can you believe in? think? Can you think of a way where you can start as an advocate, but with a question? Can you think of it? Can you think about it? Like try to think outside the box. मैंने एक बात करनी है, लेकिन करनी इस तरह से है कि वो एक नौयत की एडवोकेसी भी हो और इंक्वायरी भी बने. अब क्या करेंगे? ये है जो उसकी उसकी बेसिक अप्रोच बनेगी. I क्या see. ख्याल में आता है? मसलन गिव मी अ सिचुएशन. Situation is like two people who uh, argue, but this time the one person had decided, okay, I'll probably do an inquiry and give the other person a chance to come up with his solutions, and then I would give my point of view. Right, So so you I could have a point of inquire, view. okay, what did you mean by all that you were saying? I didn't understand the situation. Could you explain it? And then I would be the advocate. No, so Does you it have make a point of sense? view. You have a point of view, but you're trying to hold it back. Yes. Does it make Right. sense? No, this would Because not be right. This would not be right. If you're trying to hold it back, then you have a kind of, I'm not saying exactly, but a kind of a manipulative method in your mind कि मैं इस तरह से इसको हैंडल करूं. असल में एडवोकेसी और इंक्वायरी को जब आप लेके चलेंगे, तो हैंडल करना इशू नहीं है. असल में जो इशू है वो ये है कि हमने सीखना है. और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, मिसाल के तौर पर, कि दूसरा जो है वो सीखने की पोजीशन में है, तो या तो उससे यही बात करनी पहले कि वो सीखना नहीं नहीं, चाहता. मुझे ये, नहीं, मेरा ये ख्याल है जी. मेरा ये ख्याल है कि दूसरा कुछ चांस इंसान दे दे, कि आप मुझे समझा दे कि मैं सीखना चाह रही हूँ. नहीं नहीं, वो तो सही और है. वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. देखें, आप सीखना चाह रही हैं, तो इस वक्त जो सीखने की चीज़ है वो ये है कि क्या दूसरे को, अगर ज़ाहिर है कि अगर आप पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये मसला नहीं होगा, फिर तो आप सिंपल एडवोकेसी इंक्वायरी को हम अप्लाई कर सकते हैं. बट वेयर देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ अ रिलेशनशिप, जिधर मामला इस तरह से है कि वो हिस्ट्री आपके जेहन में भी है और उनके जेहन में भी है, अब आपने आइस ब्रेक करनी है, तो किस तरह करें? पहले उसकी आइस ब्रेक, मतलब लेट्स, विदाउट ट्राइंग टू मैनिपुलेट इट, कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं. मैं इस तरह सोचता हूं कि असल मसला क्या है हमारा. हमारा असल मसला ये इशू जो मेरे जेहन में वो नहीं है. हमारा असल मसला रिलेशनशिप के अंदर डिस्ट्रस्ट है. फॉर इंस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये बात तो होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसको ले लें और उस पर एडवोकेसी और इंक्वायरी का रूल के प्रिंसिपल को अप्लाई करें. यानी and आपकी if कोई it is वजह with the बनी new है. person, somebody you meet first time, and you are interested in making an inquiry and advocacy, then you can do this.
if there's nothing in the background. Right, if there's no background, but still there would be an issue. Give me an issue. What can be an issue? You're meeting a person for the first time, so think about it. What can be an issue? You have to get something done. For instance, you've got a new assistant and you want to get something done. So, No, like I'll give you an example. I feel I've been working hard. I feel I need a promotion, and you feel that, my boss is right, my boss's attitude is no, the promotion will be given when the time comes. It's once a year or once in 2 years. So right, so then I have to somehow make an inquiry or advocacy to be able to convince him. right. इस तो, सिलसिले की मैं बात तो कर रही हूँ. अब If there's आपने, no background of fighting. right, right, that's very good. So what you'll do is, for instance, आप अपना point of view जो है उसको इस तरह रखें कि वो बताएं कि ये मैंने समझा था, तो क्या मेरी ये समझ ठीक नहीं है? ये देखें इसमें क्या हो रहा है. यू आर एडवोकेटिंग, बट यू आर ऑल्सो मेकिंग एन इंक्वायरी इनटू योर एडवोकेसी. आप पहले तो सबसे पहले ये कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ को कि जो मैंने समझा है वो ठीक भी है, इसको देख लेते हैं. और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर क्या चीज़ ठीक है, ताकि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए टू स्टार्ट विद. तो ये तो मसला Right, इधर ही रिजॉल्व हो सकता है ना. right, हम right. बजाय इसके कि दूसरे को बताएं कि तुमने ये देखे. फॉर इंस्टेंस एक आदमी ये कहता है कि आपने जाके ये बात की है कि मैंने इतना काम किया और इतना ये किया और ऐसे ये किया और मुझे ये प्रमोशन नहीं मिली जबकि इसको मिल गई. डू यू रियली थिंक इट इज़ फेयर? नाउ दिस आखिरी स्टेटमेंट जो है, दिस इज एन इंक्वायरी, बट इट इज एक्चुअली नॉट एन इंक्वायरी. No, no. What you're saying is that this is not fair, right? Yeah, But you have posed it as a question. You're not supposed to pose anything as a question. You're supposed to be asking a curious question, something which will inform you, something which will give you more information, which will put you in a better position. सबसे पहले तो इसको, ये है जनरेटिंग का प्रिंसिपल. जनरेटिंग के जो ग्रिड में जब आप खड़े होते हैं तो असल में आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैंने कुछ बचाना है, मैंने प्रमोशन तो हासिल करनी है. ठीक है, प्रमोशन अगर हासिल नहीं हो रही तो फिर गलत हो रहा है. ये सोच के अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर या आप बाकी तीनों में से किसी भी ग्रेड में हो सकते हैं, लेकिन जनरेटिंग में नहीं हो सकते. ये है जो समझने की चीज़ है. यानी इशू को रिजॉल्व करना है नॉट थ्रू माय मेथड बट थ्रू अ बेटर मेथड. आई माइट this हैव अ is गुड not मेथड. this is not fair. It would not be the right. It's not a question. It's not an inquiry. So this doesn't apply. I just trying to show that I deserve it, and I ask in a very polite manner, trying to, in a convincing manner. So नहीं देखें, how? अब ये इसको देखते हैं. आई डिजर्व इट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये असल में टेलिंग की स्टेटमेंट है. ठीक है, यानी आपने ये बताना है कि मैंने इस वजह से समझा है कि मुझे ये लगता है कि आई डिजर्व दिस, बट मे बी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग. मे बी यू हैव अ डिफरेंट क्राइटेरियन ऑफ प्रमोटिंग. So, am I right in assuming that if I do this thing, then I should get promoted? This is advocacy and inquiry. You are actually Okay. taking a position where you are not holding back your point of view, but you're not stuck to your point of view. You are actually open that दूसरे की बात भी सुनते हैं, वो किस तरह देख रहा है इस सारी सिचुएशन को. It becomes an inquiry. दैट विल बिकम एन इंक्वायरी, जिधर आप वाकई समझना चाहते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं सारी सिचुएशन को. अब जी, इस सही है. सिचुएशन में जैसे ही आपको, जो मैं ये अर्ज कर रहा था ना, कि इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अ रिलेशनशिप एंड नॉट अ वेरी पॉजिटिव हिस्ट्री, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका ये कहना जो है, जितनी मर्जी सिंसियरली आप कह रहे होंगे और दूसरा जितना मर्जी सिंसियरली आपके साथ बात कर रहा होगा, इट इज़ पॉसिबल कि आप भी और वो भी अपने प्रीवियस मेंटल मॉडल्स में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसकी सारी सिंसियरिटी जो है इट गोज डाउन द ड्रेन. नहीं, वो तो वर्क नहीं करेगा. वो नहीं वो करेगा. नहीं करे. उधर आपको नहीं.
पहले उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Right. That's a different scenario. That राइट you're totally right. जी, थैंक यू। मैं तो इस डिफरेंट पिक्चर में से सोच रही थी। राइट जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये एक एग्जांपल मोहित साहब इसकी नए इंटरेक्शन में जो पर्सनली एक्सपीरियंस की मैंने वो थी कि इफ यू लिविंग इन अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट, अपने मुल्क से बाहर रह रहे हैं, तो यू ऑफन लिव इन, जैसे आप किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, तो नेबर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब भी कोई नया नेबर आता है तो उनके आने से पहले ही या बिल्कुल पहली दफा यू सी देम, बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कार दे पार्क्ड आउटसाइड, राइट फर्नीचर जब उनका अंदर मूव हो रहा होता है, एक अच्छा खासा बायस, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जनरेट हो जाता है। तो राइट बिफोर द फर्स्ट टाइम आप उनसे एंगेज करते हैं, और पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यूजुअली शुरू की जो इंक्वायरीज होती हैं बड़ी लोडेड होती हैं। राइट। वो असल तो में बेसिकली टेस्टिंग हो रही होती है वहां पे। तो ये यस, यस, किधर खड़ा है, मतलब इट इज नॉट अबाउट क्यूरियोसिटी, इट इज अबाउट जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये किधर खड़ा है। यस। हैव टू पुट देम इन द राइट प्लेस कि ये क्या इसके साथ ये इंटरेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे पर्सनली एक दफा आई मूव्ड समवेयर, और पहले दिन दो नेबर्स, एक जो मेरे राइट पे रहते थे, एक जो मेरे लेफ्ट पे रहते थे, एक एक करके आए मिलने के लिए। तो जो पहले थे उनके क्वेश्चंस अगर लोडेड थे तो मुझे एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी कि वो लोडेड हैं कि नहीं है। दोनों बड़े प्लेजेंट इंटरेक्शन थे, लेकिन जो दूसरे साहब थे उन्होंने मुझसे बातों बातों में पूछा कि आपने रेंट किया है या आपने खरीदा है ये। राइट तो व्हेन आई टोल्ड हिम कि नहीं रेंट किया है, तो देयर वाज अ ऑब्वियस चेंज इन हिज, अब हो सकता है ये मैं रीड कर रहा हूँ, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट आई राइट कुड सी, आई, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यस, आई सॉ अ चेंज इन द एटीट्यूड, राइट नॉट अ बिग राइट। वन, सटल वन, जिससे मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, he, you know, he probably assumed something about me based on my nationality. राइट। Hence, he asked me कि अच्छा इनको कहाँ रखना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और मैं आपसे अर्ज करूँ एक और चीज़, ये जो आपने कहा ना कि वो चेंज ऑफ एटीट्यूड है जो सटल है, ये यू आर बीइंग ओपन कि मे बी इट वाज समथिंग दैट यू जस्ट परसीव्ड, इट वाज नॉट देयर। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हैड इट इवन बीन देयर, बड़ा इम्कान ये है कि वो भी ना जानते हो कैसा हुआ है। ये है जो मैं जब कहता हूँ ना कि हमारे Well एक्शन said. से जाहिर हो जाता है। यानी अगर कोई नोट करने वाला है दूसरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे एक्शंस और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस और मेरी बॉडी लैंग्वेज से ये ये समझने लग पड़ता है कि मैं इस वक्त इरिटेट हो रहा हूँ। ये यहाँ पे हैं बाज दोस्त, उन्होंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है ये इतनी सटल होती है कि इवन जो करने वाला है वो भी नहीं जानता कि ये हो रहा है। इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने उन मेंटल मॉडल्स के बारे में कि जो आपको इस तरह की इरिटेशन में डाल सकते हैं, उसको सप्रेस करने की सिर्फ कोशिश ना करें, उनको रिव्यू करने की कोशिश करें। अदरवाइज होगा ये कि आप उसको अपनी तरफ से तो सप्रेस कर रहे होंगे लेकिन सारा कुछ जाहिर हो रहा होगा। वो जो था ना वो जो बादशाह था जिसने नया लिबास बनवाया था, वो वाली मिसाल बन जाएगी। True, true. ठीक है। और मैं टू बी ऑनेस्ट इससे पहले इतना ओपन नहीं था इस स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके। अभी आपसे जिक्र करते हुए आई ट्राइड कीपिंग एन ओपन माइंड, तो आई जस्ट रियलाइज समथिंग कि वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, वो मुझसे उम्र में खासे बड़े थे। तो ऐन मुमकिन है कि जो उनका सवाल हो वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो, और हम्म। उनका जो रिएक्शन जो मुझे शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में लग रहा है, जो मैं अपनी इनसिक्योरिटी शायद प्रोजेक्ट कर रहा था, वो इस हवाले से हो कि ही इज मच ओल्डर, तो ही वाज प्रोबब्ली ट्राइंग टू गेज कि अच्छा, शायद एज का अंदाजा नहीं हो रहा, तो अंदाजा लगाऊं कि ये हाँ, हो सकता है इज जी। ही यंगर। हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कुंवर, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी।
सवाल ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि मुझे जिनसे गुफ्तगू करनी है, मतलब मेरे कोई अजीज हैं जिनसे मेरा ताल्लुक पहले से एक मजबूत ताल्लुक है, वहाँ जिस मामले पर मुझे गुफ्तगू करनी है उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत जो दूसरे साहब हैं उनको वो महसूस नहीं करते, और उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है मेरे नज़दीक। तो पहले पहल तो मुझे फिर बात करनी होगी इस ज़रूरत, मतलब अपनी इस ज़रूरत पर बात करनी होगी, भाई इस पर बात करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या एडवोकेसी और इंक्वायरी का तवाज़ुन कायम करके गुफ्तगू को कैसे कर सकता हूँ? ये जो बात है कि मिसाल के तौर पे, मिसाल आई जी सर, अंडरस्टैंड, ठीक, जी फरमाएं। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में हूँ और घर में जो मेरे बड़े हैं, मतलब जो माहौल है पाकिस्तान में उसमें वो ये काम के मामले में, मुलाजमत के मामले में सिफारिश करना और इस तरह की चीज़ों को वो मुनासिब समझते हैं, ठीक समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि नहीं, ये नहीं ठीक। अब उनके यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, मेरे यहाँ मतलब तब्दीली पैदा हुई है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो मुझे पहले तो इस पर बात करनी होगी कि ये ज़रूरत है इस पर बात करने की, उस तरफ से ये ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो फिर शुरू में यहाँ पे मैं एडवोकेसी और इंक्वायरी कैसे लाऊँ इस ज़रूरत ही को उजागर करने के लिए? वो जो ये जो बात है आपकी कि ये इम्पोर्टेंट है और वो ये समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इसको ना हम एक दफ़ा ये सारे क्वेश्चंस ले लें, अगर टू स्टार्ट विद, असल बात तो बिल्कुल ठीक आप समझे हैं कि असल चीज़ जो है वो, जब आपको ये महसूस हो ना कि प्रॉब्लम इशू नहीं है, अभी प्रॉब्लम इशू के बारे में हमारा डिफरेंट एटीट्यूड है, जैसे ही आपको ये महसूस हो तो आप ये समझ लें कि असल बात वो है जो करने वाली है। यानी फॉर इंस्टेंस ये बात कि हम इसको इस तरह से एक मिसाल के तौर पर अगर बयान करके देखने की कोशिश करें कि एक आदमी जो है जिसके लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कुछ चीज़ों में बड़ा, एक चीज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन दूसरा उसका भाई नहीं देता मिसाल के तौर पर। तो अब दोनों में से एक को दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो ये जो बर्दाश्त करने का मामला है, हम इसको कैसे ठीक करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के बारे में ये तो एटीट्यूड रखें कि हम दूसरे के जेन से नहीं सोच सकते। तो जो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं इंपॉर्टेंस उसके लिए तो देना शुरू कर दूं। मेरी बात वाजे हो रही थी? ठीक यानी है। हाउ कैन वी डू दिस कि ये जो एक अभी आज ही सुबह की बात है, आई हैड टू मीट समबडी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जल्दी टाइम चाहिए, और बेसिकली बात ये हो रही है कि लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, ट्रस्ट तोड़ा है, एक्सपेक्टेशंस तोड़ी हैं। ये जो एस्पेक्ट है ज़िंदगी का कि जब आपको ये लगता है, तो क्या तोड़ा है मिसाल के तौर पर कि उसने मेरे बारे में बातें की हैं कि ठीक आदमी नहीं है ये। तो मैंने कहा वो आपने पूछा उनसे कि क्यों की, मतलब क्या क्या वजह हुई कि ये, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो वो कह रहे हो वो उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो। वो जो स्टैंडर्ड्स का डिफरेंट होना है उसके नतीजे में ज़ाहिर है, मैंने आपको मिसाल दी थी, शायद याद होगा किसी प्रोग्राम में ये मिसाल दी थी, दैट समबडी सेड कि तुम्हारी दाढ़ी ठीक नहीं है। तो उसके स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उसने मेरे ऊपर तनकीद नहीं की है। उसने असल में मुझे इस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी राय डिफरेंट है, ठीक है, वो असल में एक दूसरे जगह से खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं, और मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि उनकी उस स्टेटमेंट को मैं अपने स्टैंडर्ड्स पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जिस वक्त वो मैं ये बात करना शुरू करता हूँ, तो असल में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि देखें, फॉर कंजीनियल लिविंग ये पॉसिबल है मिसाल के तौर पर कि मैं अपने घर में सारी ज़िंदगी सिगरेट पीता रहूँ, लेट से, एक एक केयरलेस एटीट्यूड रहा है इस मामले में। मैं अपने दोस्त से घर गया हूँ और वो मुझे कहता है कि यार नहीं, अगर सिगरेट पीना हो ना तो बाहर चले जाना। तो मैं कहूँ यार ये तो बदल गया है, इसको मेरी मेरी कंफर्ट का ख्याल नहीं है। तो दिस वुड नॉट बी, फॉर मी इट वुड नॉट बी राइट। वाई? बिकॉज आई हैव कम टू हिज प्लेस, आई शुड ट्राई टू रिस्पेक्ट हिज स्टैंडर्ड्स। मुझे अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, ये करना है मुझे। इसी तरह से अगर आपका फैसला है तो मेरे ऊपर अप्लाई तो ना करें ना। यानी यू हैव ऑल द राइट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर डिसीजंस, लेकिन मुझे, मैं एक इंसान हूँ,
पूरे का पूरा। ये जो एस्पेक्ट है इसको अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो पहले तो इसकी अप्रिसिएशन पैदा हो कि हम दोनों इंसान पूरे पूरे हैं। तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए और ये सोचें कि क्या किधर से सवाल किया जाए, यानी हाउ विल यू अप्रोच दिस। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना कि दिस इज हाउ आई वांट टू अप्रोच इट, तो अब नाउ वी कैन सॉर्ट ऑफ इसको ढाल लेंगे इंक्वायरी और एडवोकेसी में। मैं हैव आई मेड एनी डिड आई मेक एनी सेंस? आपको बात समझ में आई है जी? कुदूस। जी 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 सर, मुझे एक तो ये समझ में आया कि वो जो मामला है जो मेरे लिए अहम है, उसमें जो दूसरा आदमी है उसके लिए मतलब इस मामले में मेरी और उसकी तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसमें राइट, मेयार स्टैंडर्ड्स जैसे का। तो उनका जो स्टैंडर्ड है उसको भी समझूं मैं, पहले तो ये जरूरी है। ये समझें ठीक है, ये और अगर मैं और ये अप्रिसिएशन पैदा करवा लें कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल हम दोनों ने साथ रहना है। ठीक है, इट इज़ ठीक है। क्वाइट पॉसिबल कि आपके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो और मैं उसको इम्पोर्टेंट वाकई इस ऑनेस्टली ना समझता हूँ, लेकिन ये जो हक ठीक है। है ज़िंदगी गुजारने का, ये सिर्फ मेरे इम्पोर्टेंस के हिसाब से तो मुझे हासिल नहीं है ना, आपको भी तो उतना ही हक हासिल है। यानी अब मैं बिल्कुल। अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो मर्जी करूं एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इम्पैक्ट यू। लेकिन ये किसने मुझे हक दे दिया कि मैं अभी अभी मैं इंक्वायरी और उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात इसकी कर रहा हूं कि हम पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर लें अपने ज़हन में कि हमने बात करनी क्या है। अब उसको ढालना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें पहले। ठीक अच्छा, है। ये भी हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप इसको इख्तियार कर लें, इंक्वायरी और एडवोकेसी को, कि हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, मैं इस तरह से देख रहा हूँ एंड आई रियली वुड लाइक टू सी हाउ आर यू लुकिंग एट इट। ठीक है। ये एटीट्यूड मैं अभी सवाल नहीं बना के दे रहा आपको, सवाल बना के दूंगा मैं आपको, ये अगले से अगले सेशन में हम उस पूरी मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूंगा, उसकी एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो चीज़ समझने की है वो ये कि इसको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें कि मैंने अभी बात इस पे करनी है। समझ में आई ठीक जो है जी, बात इस कर पे रहे हैं। सोचिए, हाँ जी, इंशाल्लाह इस पे सोचिए। और फिर एज वी गेट इनटू दैट निटी ग्रिटी कि ये सवाल किया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दी जा सकती है, वो स्टेटमेंट्स भी इस नौयत की नहीं होंगी कि आप कोई आखिरी बात कर देंगे। जब एडवोकेसी भी की जाएगी तो एडवोकेसी ये बताएगी कि मैं इस बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ, आपको ये बेसिस ठीक लगती है? ये है जो इंक्वायरी ऐड होगी उसमें। यानी मेरी भी तो एक नज़र है ना ज़िंदगी की, और मुझे हक हासिल है नज़र रखने का, अल्लाह ने दी हुई है, क्या करें। मैं आई हैव अ पर्सपेक्टिव एंड एंड द बेस्ट रिलेशनशिप कैन ओनली डेवलप वेयर आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव, और एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट दैट यू हैव अ राइट टू हैव योर पर्सपेक्टिव, और आप ये रिस्पेक्ट करेंगे इसका भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो होगा, है, हो सकता नहीं है, वो है, और इसको हक हासिल है कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। ये जैसे ही आपका ये पैदा हो जाएगा तो अब आगे बात शुरू जो होगी ना वो है जो कि हम दोनों में जिधर भी आप ये समझेंगे, देखिए पहली दूसरी और तीसरी में असल में इस समझ में कमी है। पहली दूसरी और तीसरी ग्रिड में ये जो चौथी ग्रिड है ना, ये वो ग्रिड है कि जो ये बता रही है कि मुझे हक है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव हो सकता है और तुम्हें हक है कि तुम्हारा भी हो सकता है, और हम दोनों मिलकर अगर एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा भी ग्रो करेगा और तुम्हारा भी ग्रो करने का चांस होगा। बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, मेरे सवाल का जवाब तो मिल ही गया। अभी मुझे कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये 4 ग्रेड्स थे उसके अगर हम एग्जांपल्स से समझें तो, जैसे मैं अभी समझी कि नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे उनको एक एक को, तो आ जाएंगी सारी चीजें इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में जी मैं जो चीज़ लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक है कि मैं एक सिचुएशन में ग्रिड 1 में खड़ा हूँ, लेट से मैं एक सिचुएशन में अभी सिर्फ ऑब्जर्वर बन के खड़ा हूँ, लेकिन एक आदमी अपना जनरल एटीट्यूड ये बना ले अगर कि मैंने ऑब्जर्वर रहना है, ठीक है,
तो ये असल में किस जगह पे खड़ा होता है, वो ये क्या होता है आदमी। मैं मिसालें तो हम इंशाल्लाह पर अगले सेशन में, उससे अगले सेशन में लेंगे, लेकिन जो अभी हम लेंगे वो ये देखें कि असल में बुनियादी एटीट्यूड क्या है। वो एटीट्यूड मेरे अंदर, वो सारे एटीट्यूड जो बनते हैं वो मेंटल मॉडल से बनते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यानी ये बात कि मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा, इफ़ आई मैंने ज़्यादा ये बात की तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक मामला नहीं होगा। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ खड़े हैं ना, तो आपके कुछ मेंटल मॉडल्स हैं पीछे। ये है जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसको भी समझ लें, ताकि हम एटीट्यूड वो रखें जो ग्रेड 4 का होना चाहिए। हम्म। और सर दूसरों की तरजीहात को हम कैसे देखें? जैसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की बात आप करते हैं, तो वो जी, कैसे की जाती है? उसके मेंटल पैटर्न को कैसे जान? अपने को ही नहीं जानते, मैं अपने मेंटल पैटर्न से ही अवेयर होना इतना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरों की तरजीहात को कैसे जानेंगे? ये एस्पेक्ट है कि दूसरा एक चीज़ को इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रहा है। मिसाल के तौर पे कोई XYZ चीज़ है जिसको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसी को रीज़न होगी ना। जब आप उस रीज़न को जानने की कोशिश करेंगे तो फिर ये जो आपने समझा है, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा फिर ये कुछ इस तरह से मामलात को देख रहा है शायद। उसके ऊपर गुफ्तगू भी इसी उसूल पर होनी चाहिए कि मैं ये, जब आप कहते हैं कि मामलात जल्दी होने चाहिए और आपकी पसंद के मुताबिक होने चाहिए, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपको लगता है कि अगर आपकी पसंद के मुताबिक ना हुए, ये नंबर इसमें एक अजम्पशन तो ये है कि आपको बिल्कुल ठीक मालूमात है सारी सिचुएशन की, ओवरऑल व्यू है आपके पास। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर मामलात गड़बड़ हो गए तो फिर चीज़ ठीक नहीं हो सकेगी। बड़ी बड़ी अजम्पशन है ये। एक जो कंट्रोल फ्रीक होता है उसकी बड़ी सीरियस अजम्पशन होती हैं ज़िंदगी में। इस वजह से वो उस तरह से खड़ा होता है। वो जब उन अज़म हालाँकि बहुत दफ़ा हारता है, बहुत दफ़ा वो गलत साबित होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उन अज़म्पशंस को नहीं तोड़ पाता। वो क्यों नहीं तोड़ पाता है? वैसे ही नहीं तोड़ पाता कि जिस तरह से आपको मिसाल दी थी ना, बस में बैठा है एक आदमी और उसने आके तो बेइज्जती की है अपने बच्चों के मामले में, वो ही इज़ वेरी केयरलेस। तो आपने उस वाक़ये को एक्सेप्शन के खाने में डालकर इग्नोर कर दिया और ये सोचा कि आइंदा भी कोई आएगा तो ऐसे ही होगा। ये हो रहा होता है असल में। हम जब भी हमारे मेंटल मॉडल्स टूटते हैं, बजाय इसके कि हम उन मेंटल मॉडल्स को रिव्यू करें, हम उस वाक़ये को एक एक्सेप्शन बनाकर अपने ज़हन से निकाल देते हैं। ये ठीक है, ये हो गया, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आम तौर पर तो वही होता है। हर दफा ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बात, यानी अभी आज ही मैं मिसाल दे रहा था उसकी कि देखें आपको, जो जो ये बात है कि हमें गौर से बात सुननी चाहिए। ठीक है, गौर से बात सुननी, जब कोई बोल रहा हो तो हमें तवज्जो से बात सुननी चाहिए। ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक उसूल है, 100%, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस वक्त के मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप बार बार अपना फोन देख रहे हो, इस सिचुएशन में मैं कैसे ये अप्लाई करूं कि आप खुदा ना खास्ता किसी किसी परेशानी में ऐसी में मुब्तला है कि जिसमें आपको किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का इंतजार है, एंड यू कांट फोकस, कांट, यानी आपके लिए इस वक्त मुश्किल हुआ हुआ है। ये जो एस्पेक्ट है, इस पर वो प्रिंसिपल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं आपके ऊपर इस सिचुएशन में वो प्रिंसिपल अप्लाई करके तो आपसे वो तकाजा करूंगा कि आप ये गलत कर रहे हैं आप, और मैं अपना रवैया आपके बारे में ये बना लूंगा, तो इसके देखिए नतीजे में क्या होगा, वो रिलेशनशिप खराब हो रहा है। हम्म। उसको समझना है कि ये कहीं पे हम फंसे होते हैं जिंदगी में। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं इस वक्त, उसके नतीजे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिल गई। मसलन एक अवेयरनेस ये मिल गई है, मुझे ये अवेयरनेस हो गई कि पर्सपेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे। ये अवेयरनेस ही नहीं होती कई लोगों की कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। प्रॉब्लम ये है, ये मसला नहीं है, यानी हम ये सब कुछ जान लिया, इसके नतीजे में हम मेंटल मॉडल्स बनाएंगे नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम मेंटल मॉडल्स बनाएंगे, लेकिन हम अवेयर होंगे कि ये हमारा मेंटल मॉडल है। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है, ये बहुत ही बड़ी अवेयरनेस है। इसके बाद असल में यू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। आप ये जानना चाहेंगे कि अच्छा ये जो मामला हुआ है, इसमें कोई वजह हो सकती है कि कोई और वजह हो इसकी, मे बी। सो व्हाट इज, ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या कोई वजह हो सकती है, ये जो मैं सवाल पैदा कर रहा हूँ, दिस मेक्स यू क्यूरियस। मेरा एटीट्यूड क्यूरियोसिटी का हो जाता है कि मैं समझना चाहूँ कि दूसरा असल में किस जगह पे खड़ा है।
तो हर वक्त इसी सिचुएशन में रहना चाहिए, मतलब हर वक्त यही सोचना चाहिए जितनी भी गुफ्तगू हो उसमें, नहीं हर वक्त मतलब उतना चाहिए कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आने वाला है, जैसे एग्जांपल दी आपने। हर दफा का ऐसा एटीट्यूड हो किसी का तो। जिस जिस आपके सामने चार लोग बैठे हैं, ठीक है, जो ऐसे कर रहा है, तो उनसे मैं पूछ सकता हूँ रुक के कि आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट, मतलब कोई मसला तो नहीं है, मुझे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील हो रही है, बजाय इसके कि अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर लूँ, कुछ चीज़ ऐसी बना लूँ। वो कहते हैं जी कुछ थोड़ी सी परेशानी है तो आई कैन स्टॉप अभी, अच्छा ठीक है हम बाद में कर लेते हैं बात, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। यानी मैं थोड़ी सी एम्पथी उसके लिए शो करूं, यानी जैसे ही एक प्रिंसिपल टूटता हुआ नजर आए, तो बजाय इसके कि ये समझूं कि ये जानते बूझते हुए तोड़ रहा है, ये देखें ये केयरलेस आदमी है। बहुत सारी चीज़ें एक कॉन्टिन्यूम है ना, यानी एक आदमी जो प्रिंसिपल सेंटर्ड है और प्रिंसिपल्स पर अमल कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हर मौके पर ज़िंदगी में हर मौके पर इतना कंट्रोल्ड होता है। आपने जिस तरह एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है, हर मौके पर क्या आदमी इस तरह करे? नहीं, इंसान है ना, बहुत सारे मौक़ों पर नहीं करेगा, बहुत सारे मौक़ों पर वो इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करेगा, ये भी करने की ज़रूरत है। वी कैन टेक इट मोर लाइटली, इस वक्त किया जा सकता है। ये मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर एक आदमी जो है वो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप हो सकते हैं ना करें, लेकिन जिधर इम्पोर्टेंट आ जाए, जिधर आपके लिए मसला बन जाए, जिधर एक इशू बन जाए आपके और दूसरे के बीच में, उधर ज़रूर करें, ताकि वो उधर रुक बेहतर के सोच। तरीके से उधर ज़रूर रुक के सोचें। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। एक क्वेश्चन हमें सॉरी, एक क्वेश्चन हमें चैट में आया है आसिफ का, जी। कि जो हमारा जनरेटिंग वाला सेल है उसमें दो चीजें मेंशन्ड है, एक है स्किलफुल डिस्कशन और एक है डायलॉग। तो काइंडली इन दोनों की एग्जांपल दे, वो एग्जाम्पल स्किलफुल डिस्कशन और डायलॉग। असल में थोड़ी सी डिग्री का फ़र्क है इसमें। स्किलफुल डिस्कशन जो है उसमें सिर्फ इतना होगा कि मैं मिसाल के तौर पर ये बता रहा हूँ कि ये मेरी मैंने ये मेरा नताइज फ़िक्र है, मैं इस तरह से इधर पहुँचा हूँ, और मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको इससे इत्तेफाक नहीं है तो आपके जो नताइज फ़िक्र हैं वो भी ज़रूर सामने रखिए। ठीक है जी। इसमें देखिए मैंने अपने अपनी प्रोसेस को ऑन किया हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि ये हम इस तरह से इस तक पहुँचे हैं, ये मेरी एजम्पशंस हैं, ये मेरे मॉडल्स हैं, इसकी बेसिस पर मैंने ये नतीजा निकाला है। यू हैव द राइट टू टेस्ट माई मॉडल्स, यू हैव द राइट टू रिफ्यूट माई मॉडल्स, और अपने मॉडल्स आप मेरे सामने मुझे बता दें। ये है जो स्किलफुल डिस्कशन, ये बड़ी अच्छी क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव डिस्कशन होगी, क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव डिस्कशन होगी। दूसरी जो है वो डायलॉग है। डायलॉग को उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उस बंदे का नाम मुझे भूल जाता है हमेशा, विलियम समथिंग है, मैं आपको उसका नाम बता दूं, उसकी किताब का नाम ही डायलॉग है। उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। डायलॉग में असल में वी ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि जिधर हम अपनी अजम्पशंस को रोक देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। लेट से ये बात कि हमें बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, दोनों की कुछ अजम्पशंस हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ की कुछ अजम्पशंस हैं। हम मैं एक चीज़ का प्रोपोनेंट हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अच्छा हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि इंसान के साथ हमें मामलात किस तरह करने चाहिए। आप भी बताएं, मैं भी बताता हूँ। अच्छा, जो वो बताएंगे उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बिहेवियरल जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ही गलत हो जाती हैं, वो अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है, ये जब हम इनको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आपको पता है बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है, ये जो बिहेवियरल मेथडोलॉजी है डिसिप्लिन की, ये मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव जानवरों के ऊपर, मोस्ट इफेक्टिव। और इसकी बेसिस पर आप और भी इनोवेशंस भी कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर ले सकते हैं आप, उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते। हम तो इंसानों से के बारे में भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ले सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क इतना सा है सिर्फ, यानी एक में ये कि आपने अपनी अजम्पशंस को एक्सप्लिसिट कर दिया है, आपने अपने मेंटल मॉडल्स को एक्सप्लिसिट कर दिया है, और दूसरे में आपने उनको सस्पेंड ही करने को तैयार हो गए हैं। ये डिग्रीज का फ़र्क है दोनों में। ये जो
यूँ समझ लें आप कि इसकी मिसाल देनी इस लिहाज से मुश्किल है कि तो सोची नहीं। मुझे आज किसी के कमेंट भी मैंने देखा था कि मिसालें दे दें। ये मिसालें आ जाएंगी ज़ेर बहस जब हम वो मेथड्स लेंगे ना, कि ये तरीके हो सकते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें आ सकती हैं ज़ेर बहस। हम इसके बारे में और किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। यानी देखिए ये बात कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि बिहेवियरल अप्रोच ये है और मेथड वो जो है हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है वो ये चाहती है कि बच्चे की कंस्ट्रक्शंस को पर इफेक्ट किया जाए। क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? यानी जब ये इन्होंने कोशिश की, जब विक्टर फ्रैंकल ने आकर तो बात की है कि ये थी आपकी जो एडलेरियन साइकोलॉजी थी और ये थी जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी थी। और मैं ये कह रहा हूँ कि असल में उन्होंने दोनों ने एक चीज़ मिस की है, और वो क्या है? वो ये कि इंसान कॉग्निशन और इमोशंस के साथ साथ एक स्पिरिट भी रखता है। उसका एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है। तो असल में वो ये कह रहे हैं कि वो अजम्पशन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा जो वो हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको सोचे कि क्या ऐसा है कि कोई मॉरल एग्जिस्टेंस जो है वो इंसान की, वो ना कॉग्निटिव है ना इमोशनल है, वो एक तीसरा एस्पेक्ट है। उस एस्पेक्ट को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो फिर एक नई अजम्पशन वजूद में आ जाएगी। तो ये एक इस तरह की डिग्रीज का फर्क है जी। और ये जो होता है ना डायलॉग, इसमें इसकी मिसाल क्यों मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि जनरली डायलेक्टिकल होती है। डायलेक्टिकल का मतलब ये है that you are actually holding two contradictory things in front of you and trying to see कि किस तरह से इनको मिलाया जा सकता है, किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। और ये विद विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम अगर अभी टू बिगिन विद, और कुछ थोड़ी सी वो सूफियाना है, वेरी ऑनेस्टली मिस्टिकल सी लगती है, ठीक है जी। यानी अगर आप उसकी किताब हो जो है डायलॉग वो देख लें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ वी कैन रीच टुडे एंड वी स्टार्ट टुडे एज स्किलफुल डिस्कशन, यू नो, प्रोपोनेंट्स ऑफ स्किलफुल प्रैक्टिशनर्स एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ स्किलफुल डिस्कशन, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। हम तो असल में वो नताइज फ़िक्र को टकरवाते हैं, पहाड़ टकरा रहे होते हैं हमारे। विलियम आइजैक्स है उसका नाम। विलियम आइजैक्स, दैट्स राइट। फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर एक बस छोटी सी बात शेयर करनी थी, मेंटल पैटर्न की जो बात हो रही थी। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो थोड़े उनका थोड़े रूड से थे, तो उनके बारे में बात हो रही थी। तो मैंने भी अपनी तरफ से कमेंट मारा, मैंने कहा हाँ जी मैंने भी उनको सलाम किया था, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मेरे वालिद साहब ने फौरन मुझे कहा कि बेटा ऐसे नहीं सोचते, सोचते हैं कि शायद उन्होंने सुना ना हो। तो उस वक्त से एक ये मेंटल पैटर्न बन गया है कि नहीं, इसी तरह बनते हैं ना कि नहीं, गुमान हमेशा अच्छा रखना चाहिए। राइट, कोई वजह होगी, तो बस, कोई वजह होगी। हाँ जी, हाँ जी। मे बी ही हैज़ अ तो रीज़न। ये, बिल्कुल ठीक हाँ बात है। जी। अब देखिए कि क्या खूबसूरत बात क्या है इसमें। खूबसूरत बात ये है कि वो प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई सलाम करे तो जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये देखिए गलती क्या होती है, हमें ये काम नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 100% एग्री कर लिया मैंने और आपने एग्री कर लिया। कल आपने मुझे वो करते हुए देख लिया तो आप ये कहेंगे ये बड़ा मुनाफिक आदमी है। मैं ये कह सकते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहेंगे, उम्मीद है नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि ये कह सकते हैं। नहीं, आप ये कह सकते जी हैं कि सर। कुछ हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, समथिंग माइट बी डिफरेंट, आई मीन मे बी, आई डोंट नो। यहाँ तक के यानी जिधर कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में ना आ रही हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आदमी ये सोचे कि यार मैं बात कर लेता हूँ, यानी अभी कोई राय नहीं बनाता। मेरी मुझे एक एक किसी का फ़ोन आया पिछले दिनों और ने बताया कि ये सिचुएशन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कोई मेरे से हेल्प मांग रहा है। और अपेरेंटली मतलब वेल टू डू फैमिली है, तो वो अपने अपने पेरेंट्स से नहीं मांग रहा, मेरे से क्यों मांग रहा है।
तो मैंने कहा यार हैं जानने वाले हैं, तो और मेरे बहुत क्लोज है, किसी ने मुझे ये पूछा, मैंने कहा आप ऐसे करें, आप उनको फ़ोन करके यही सवाल बड़ी मोहब्बत से, कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दिल में कोई इस तरह का ख्याल ना है, ये शैतान के वसवसे हैं, शैतान आके इस तरह से हमें वर्गलाता रहेगा, तो मैं इसलिए तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि इसकी क्या वजह है। और जब उन्होंने जवाब दिया तो वो बिल्कुल मुतमईन हो गई कि हाँ समझ आ गई बात, बजाय इसके कि हम बैठे रहते और हम मैं और वो बात कर रहे हैं, कोई और किसी से बात कर रही हैं, बात फैल भी रही है, लोगों के अंदर बदगुमानियां ही पैदा हो रही हैं। नहीं, हम उससे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अच्छी तरह से पूछ लेते हैं, इस पे 10 दफ़ा गौर कर लेते हैं किस तरह पूछें कि ना वो ऑफेंड हो, ना उसको तकलीफ हो, ना मेरी तरफ से कोई एहसान का मामला हो, ये सब कुछ सोच लें। लेकिन वंस यू डिसाइड कि ये अच्छा तरीका हो सकता है, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू अप्रोच डायरेक्टली विद द पर्सन कंसर्न्ड, अप्रोच हिम इन डायरेक्टली। शॉर्ट अज्यूम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अज्यूम नहीं करना ये ना करें, चाहिए, अज्यूम करें तो अच्छा करें। अजम्पशंस नहीं होते। हाँ जी, ठीक है, अजम्पशंस करें तो अच्छी करें। थैंक यू सर। वेलकम जी। डायलॉग के अलावा मोहित साहब, आप कोई किताब रिकमेंड करेंगे टॉप ऑफ माइंड, अगर आपको आ रही हो कोई? ऐसे सोच के बता दूंगा जी, अभी जेहन में आ नहीं रही। ये बड़ी अच्छी किताब है, ये विलियम आइजैक्स की बहुत अच्छी किताब है, और इसमें वो मेथड भी बताता है कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अभी अभी जेहन में नहीं आ रही मुझे, अगर आएगी तो ज़रूर बता दूंगा मैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आई मीन मैंने इस तरह बताया, डिग्रीज का फ़र्क है, डिग्रीज का फ़र्क है स्किलफुल डिस्कशन में और डायलॉग में। अगर आप स्किलफुल डिस्कशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई थिंक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ज़रूर सीखें। मैं इसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि लाजमन सीखें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। और वो सीखने का फ़ायदा उस वक्त होगा जिस वक्त आप ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने लग पड़ेंगे। आप मसलन चीज़ें पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करने लग पड़ें, फिर वो आपको वाकई आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि ये जिधर से अप्रोच कर रहे हैं इसकी ये अजम्पशन है या हो सकती है। उससे पूछ लें कि ये अज्यूम कर रहे हैं आप, किस तरह से हम बात कर सकते हैं इस पे, इसके ऊपर। एंड हियर इंक्वायरी एंड एडवोकेसी की स्किल जो है बड़ी यूज़फुल हो जाएगी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी अजम्पशन है, एम आई राइट? अगर ये नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या, हाउ आर यू अप्रोचिंग, हाउ आर यू लुकिंग एट इट, हाउ डिड यू रीच दिस कंक्लूजन। मुझे इससे याद आ रहा है कि हम जॉब में, जब मेरी पहली नौकरी लगी और उसमें कोचिंग होती थी, माय बॉस यूज्ड टू से समथिंग वेरी सिमिलर। ही यूज्ड टू से कि देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, ओनली अननेसेसरी असम्पशंस। मैं तो कहता हूँ दे कैन बी स्टूपिड आंसर्स बट नॉट स्टूपिड क्वेश्चंस। ट्रू। इसमें लेकिन वो जो अननेसेसरी असम्पशंस वाला पॉइंट ही यूज्ड टू मेक, वो मुझे बड़ा रेजोनेट करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अगर हमने वेरी कोई वेरी सवाल नहीं पूछा तो हमने यकीनन कुछ, तो वो हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम बिल्कुल रियलाइज नहीं करते, और इतने ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स करके हम एक कहानी बनाते हैं, और फिर उस कहानी पर हमें इतना गुस्सा चढ़ रहा होता है लेकिन हम उसको कंफर्म नहीं करते। यानी एक आदमी से मैंने बात की और उसको बहुत अफसोस भी हुआ, बड़ी तकलीफ भी हुई, मुझे कह रहा है कि आपकी इस सारी बात से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है और ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा आप ऐसे करें कि पहले उस बात को मुझे बता दें कि आप क्या समझे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात से आपको तकलीफ ना पहुंची हो, वो अपनी कहानी से पहुंची हो जो अपने दिन में बनी है, उसको ख़त्म कर लेते हैं, क्या मसला है। सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सब ये सारी गुफ्तगू में दो चीजें एक आती है ना सामने। एक तो आपने सबसे पहले ये कहा कि जहाँ गुफ्तगू हो सकती है वहां ये चीजें आगे चलेंगी, जहाँ गुफ्तगू हो ही नहीं सकती तो वहां तो खत्म है। लेकिन बाज चीजें ऐसी होती हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं कि हमारे दोस्त हैं, नेबर्स हैं, कोई भी है, मतलब उनके साथ रिलेशन एक अलग होता है, लेकिन फैमिली में रिलेशन एक अलग चीज होती है। उनसे आपको फेस टू फेस भी मिलना होता है कभी ना कभी।
तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर सामने वाले के रवैये में एडवोकेसी ही हो, सिर्फ इंक्वायरी हो ही ना, लेकिन वो जब भी मिले तो अपने ही मतलब के साथ आए, और उस वक्त वो बिल्कुल सारी चीजें उसके नजदीक जो कुछ हमने हमारी बॉडी लैंग्वेज से उसने शायद कभी अखज़ किया हो या कुछ ऐसा किया हो, उसको भी वो कोई अहमियत नहीं दे रहा है। रिश्ते में भी छोटा हो, बड़ों का अदब अदाब भी नहीं है कुछ भी, हर वक्त अपनी ही बात ऊपर रखनी है। ऐसे लोगों के साथ फिर हम कैसे रवैया रखें? मैं इसके मिलना भी आपको है। इसके भी आपको इसके बारे में भी आई विल क्रिएट काइंड ऑफ अ लिस्ट कि आप ये अप्रोच कर सकते हैं। देखें, हम एक हद से ज़्यादा हम कोशिश नहीं कर सकते, यानी दुआ कर सकते हैं, उसके बाद दवा नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो एक हद, वो जो हद है कम से कम उसको हम एक्सपैंड जितना कर सकते हैं उतना कर लें। इसके लिए यही मैं जो आपके साथ करूँगा ना अब जो अगले सेशन में, कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस सिचुएशन, उसमें से एक सिचुएशन ये भी है कि जिधर दूसरा जो है वो असल में बहुत ही ज़्यादा एडमेंट है। एक ऐसी सिचुएशन में बात आ गई है कि जिधर आपको लगता है कि बिल्कुल जिसको आप डेड लॉक कहते हैं, इससे आगे बात क्या करें, इस तरह की सिचुएशंस में क्या किया जाए। वी विल ट्राई टू क्रिएट सम क्वेश्चंस देयर, लेकिन बात यह है कि एक आदमी कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो दुआ ही कर सकते हैं ना जी। वो कहते हैं आपने कहा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, वो कहते नहीं मैंने तो मैं आपको कुछ कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं दूंगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, नथिंग। वी कांट डू एनीथिंग। मोइज, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। इस्लाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत से बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है जी। सर, हमारे को जो कोर वैल्यूज रहते हैं ये इसको कैसे फाइंड करना है सर? मैं नहीं समझा जी, फिर से प्लीज़। सर हर इंसान के जो वैल्यूज, कोर वैल्यूज जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, वो कैसे समझे सर हमारे क्या है कोर वैल्यूज? आप ये फरमाइए कि अगर दो लोग हैं उनकी कोर वैल्यूज डिफरेंट है। जी सर। ओके। हमारे खुद इस की कैसे फाइंड आउट करना है सर? मसलन कोई मिसाल देंगे कि एक एक आपकी एक वैल्यू है और एक दूसरे, एक आदमी की वैल्यू ये कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरे की वैल्यू ये कि नहीं हमें हमें मजाक उड़ाना चाहिए, क्यों नहीं उड़ाना चाहिए, ये इस तरह की मिसाल है। सर नहीं, अगर मुझे खुद ही नहीं पता है मेरी वैल्यूज क्या है तो इधर कैसे फाइंड आउट करें सर, क्या है क्या वैल्यूज है मेरे? नहीं आपकी वैल्यूज जो हैं वो, एक तो वो है ना कि जो जिसकी बेसिस पे, जिस पे आपने आंख खोली है, जिसमें आप पले बड़े हैं, वो कुछ उसके बारे में सोचें कि क्या हो सकते हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, उन एक्शंस के पीछे वजूहात क्या हैं, इससे आपको वैल्यूज पता चलेंगी। लेकिन अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं तो अपनी नए सिरे से बना लें, यानी वो तो कोई सर इशू नहीं है, प्रिंसिपल्स बनाएं ये कैसे, सबसे। ये सॉरी, सर बेसिस क्या है सर, कैसे कैसे बनाए? कैसे बनाएं, जी सर, प्रिंसिपल्स। यानी वो मैं आपको वो जो है ना उसमें हमारी सीरीज जो यही यही वाली जो है कॉन्वर्सेशंस की, इसमें जिधर मैंने ये आपको एक्सरसाइज बताई है, क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्व्स, ये मैं आपको उसका, मुझे अगर आप एक रिमाइंडर भेज देंगे तो आई आई सेंड यू एन आंसर, कि वो उसको आपने बस वो सेशन के कुछ 2-3 सेशंस में उसको एक्सप्लेन किया है, क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर सेल्व। उसमें हम अपने प्रिंसिपल्स डिटर्मिन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देख लें एक दफ़ा। को 15-15 मिनट के होंगे वो, 10-15 मिनट के 2-3 सेशन हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज को फिर करें, सीरियसली करें। जी सर, और ये आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स ये सेम है क्या डिफरेंट है सर? आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स। मतलब पर्सनल आइडियल्स या पर्सनल स्टैंडर्ड्स? जी सर। हाँ, ये मतलब एक एक मानी में बोले जा सकते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल से डिफरेंट है सर? ये
सिर्फ देखें, पर्सनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर मैं अपने ज़िंदगी के चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, यानी मेरे पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में मामलात को इस तरह देखना चाहिए। इस पे जिस वक्त आप मेरे से बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बनाई है, राय किस तरह बनाई है। आप अगर उसको प्रिंसिपल से जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर आदमी जिस वक्त इस स्टेज पे पहुंचता है, जिस वक्त वो अपने स्टैंडर्ड्स पे ज़िंदगी गुजारने के लिए आमादा होता है, तो वो लाजमन अच्छा ही होता है। यानी मिसाल के तौर पर बहुत बुरा आदमी है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड्स पे मामला कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड नहीं है। हैं तो उसके अपने ही, वो सोसाइटी से इम्प्रेस होके नहीं बनाए हुए उसने, हैं तो उसके अपने, वो सेल्फ ऑथरिंग है, लेकिन वो चूंकि गलत है इसलिए प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। जब वो सही स्टैंडर्ड्स पे उतरेगा, जब वो अपनी अपनी कॉन्शियंस की रोशनी में उन स्टैंडर्ड्स को परखना चाहेगा, तो फिर वो सही तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है सर। ये समझ आई। मैं इसकी आपको अगर मिसाल दूं तो वो ये हो जाएगी कि एक आदमी ने ये फैसला किया है कि मुझे अपने दफ्तर की हर रिक्वायरमेंट, अपने हर बॉस को राज़ी करना है। इसलिए नहीं राज़ी करना क्योंकि मुझे उसकी नज़र में अच्छा होना है, इसलिए राज़ी करना है क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर जाना है। ये उसका पर्सनल स्टैंडर्ड है, ये लाजिम नहीं कि ठीक हो या प्रिंसिपल बेस्ड हो। अगर ये ये जो प्रिंसिपल बेस होता है। जब इस तरह बनता है ना पर्सनल स्टैंडर्ड, तो वो असल में इट इज़ क्वाइट क्लोज टू लेवल 2, अपनी नेचर में काफ़ी करीब होता है वो। यानी वहां पर चूंकि एक फिजिकल नीड है इसलिए हम बड़े आराम से कह देते हैं कि लेवल 2 है। यहाँ पर वो नीड फिजिकल नहीं होती, मसलन सोशल होती है, स्टेटस वाइज होती है कि मैं इस तरह करूंगा तो इधर पहुंचूंगा। ये मेरी राय है, ठीक है। मैंने दुनिया को जब स्टडी किया तो उससे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं लोगों को राजी करूंगा तो ऊपर जाऊंगा। ये जब मैंने सीखा, अब मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, तो आपके साथ डिस्कशन करते हुए मैं उसको डिफेंड भी कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी सेल्फ ऑथरिंग स्टेज ही होगी, बट इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल बेस्ड स्टेज। सर सेल्फ ऑथरिंग स्टेज में क्या क्या लिमिटेशंस हैं सर? सेल्फ ऑथरिंग स्टेज में लिमिटेशन ये है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मुश्किल हो जाती है अगर वो डिफरेंट हो। बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये, यानी उसको ओन करने में। इससे अगली जो स्टेज आती है वो डायलेक्टिकल है, कि जिधर आप और मेरा इख्तलाफ हो गया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर कर सकता हूँ। यानी जब अगर इफ आई कैन, मैं अगर डायलेक्टिकल अप्रोच इख्तियार करूंगा तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा कि नहीं नहीं ये क्या बात हुई है, ये कैसे हो सकता है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे, आपकी इस इख्तिलाफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और निखार सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं, डायलेक्टिकल अप्रोच ये होगी फिर। बहुत ही रेयर है जी वो, इट इज़ वेरी रेयर। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर कभी ये होता है कि खानदानों में कोई एक आध पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो मतलब ये कि उनसे एडवोकेसी तो दूर की बात, डायलॉग भी बिल्कुल नामुमकिन होता है क्योंकि वो अपने आप को इतना सही समझते हैं और वो मतलब मेरे पैटर्न के मुताबिक या हम जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो खानदान के लिए मबूस हुए हैं। राइट, राइट। तो वो इतने सख्त होते हैं कि अ, अगर उनको यही पता चल जाए कि ये उन पर तनकीद हो रही है या उनको कहा जा रहा है कि आप ये गलत कह रहे हैं, तो फिर जो रोना पीटना और हंगामा और जो मुसीबत उठती है, तो वो तो डायलॉग को भी बिल्कुल बंद कर देती है ना। तो ऐसे लोगों के साथ तो फिर मतलब डायलॉग भी नहीं हो सकते, हालांकि वो बात ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उनका स्टाइल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि दूसरे को इतना फौरन बहुत ज्यादा ऑफेंड करने वाला होता है। और खुद उनके अपने बच्चे, उनके आसपास के रिलेटिव, वो बस इसी पर आफियत समझते हैं कि मुंह बंद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपने जो फरमाई है। मैं एक दफ़ा ये जो आपके साथ वेरियस मॉडल्स है ना ये शेयर कर लूँ, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या अब उसको फिर केस बना के ट्राई करें। यानी और उस गुफ्तगू में, क्योंकि जाहिर है कि वो जिनकी आप बात कर रही हैं, अनलेस कि आप नाम लिए बगैर किसी ऐसे की बात करी जो मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि वो इस सेशन में नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो वो जाहिर है उन्होंने ये सब कुछ नहीं सीखा।
सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब भी डिस्कशन हो, जब भी किसी ऐसे आदमी के साथ गुफ्तगू हो, तो एक तो इसके लिए तैयार हो जाएं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलने हैं, बहुत सारे, कि जिनको यू विल हैव टू जस्ट साइड स्टेप, यानी आपने उनको बिल्कुल 100% इग्नोर कर देना। ये क्या बेवकूफ़ाना बात कर दी है, ये कैसे, ये तो कोई बहुत ही पागल आदमी बात, इस तरह के अल्फाज वो बोलते रहेंगे, और आपने इनको टोटली इग्नोर करते जाना है और सिर्फ बात पर तवज्जो देनी है। ऑफेंड होना ना होना ये आपके हाथ में है। आप यू जस्ट रिफ्यूज टू गेट ऑफेंडेड। ठीक है, आपने अपनी बात पे रहना है। क्या फिर भी फ़ायदा नहीं होता? वो जो हम इसको मेथड को डिस्कस कर लेंगे, इन मेथड्स को, तो फिर मुझे आपने बताना है, फिर तो मैं ये बल्कि प्रमोट करूंगा इसको कि आपने आगे जाकर इसको अप्लाई करें, बिकॉज उसका बगैर अप्लाई किए तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है, देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हैं उनके, जिनकी बात आप कर रही हैं, कि वो उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हम असल में इसी को लेकर अब अप्रोच करेंगे इस चीज़ को, कि उस सच्चाई को, कि जो वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी है, हम रिकग्नाइज करें कि हमने ये समझा है कि आप ये फरमा रहे हैं। तो क्या मैं ठीक समझाऊं? ये सबसे पहली इंक्वायरी तो यही हो जाएगी। तो वो ये उम्मीद है कि इस पर तो वो कह देंगे कि हाँ ठीक समझो, शाबाश, अब मुझे उम्मीद है कि तुम अब कुछ बेहतर हो जाओगे। ठीक है, ये सब कुछ कह देंगे। लेकिन सवाल ये कि अब आगे जो गुफ्तगू है वो इस पर होनी चाहिए ना फिर, कि जो ठीक समझे तो फिर किधर बात जाए। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट, इसको कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या हो सकता है उसके नतीजे में। ठीक है जी, अब सबका बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने Thank you so चाहा तो। much. बहुत शुक्रिया जी। विल बी मीटिंग नेक्स्ट संडे सेम टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, आपकी सजेशन से बड़ा फ़ायदा हुआ है जी। ये है कि वी हैड मोर टाइम टुडे टू टेक पीपल्स ओपिनियंस, ज़्यादा रिलैक्स था ये। और जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।